कहानी के शुरुआत में हमें एक जहाज को दिखाया जाता है जिसने अपनी यात्रा सितंबर 1914 में शुरू की थी और एक लंबी यात्रा के बाद आज वो उस टापू पर पहुंच गए हैं जहां उन्हें आना था। दरअसल इस टापू पर सब वो फ्रैंक को छोड़ने आए हैं जो एक वेदर ऑफिसर है जिसे यहाँ रहकर अगले 12 महीने तक हवा की दिशा, तेजी आदि का वेदर डाटा कलेक्ट करना है। ये टापू बिल्कुल वीरान है। ये टापू इतना सुनसान था कि इस टापू पर एक भी चिड़िया दिखाई नहीं दे रही थी। अब वो फ्रैंक का सामान जहाज से उतरकर उसके रहने के जगह पर ले जाने लगते हैं। वो देखते हैं कि वो मकान भी लकड़ी से बना एक टूटा फूटा है जिस पर कोई खास भरोसा नहीं किया जा सकता। मकान में वो वेदर ऑफिसर जो पिछले साल आया था वो नहीं था। खिड़की से देखने पर उसे सामने एक लाइट हाउस नजर आते हैं। पिछले वेदर ऑफिसर को ढूंढने फ्रैंक और जहाज का कैप्टन उस लाइट हाउस में चले जाते हैं। लाइट हाउस में कोई है पूछते हुए वो लोग ऊपर आ जाते हैं। उन्हें वहाँ एक आदमी सोता मिलता है। उनके काफ़ी उठाने पर वो आलस में उठता है। उसके हालात काफ़ी ख़राब लग रही थी, जैसे कि वो लंबे समय से नहाया नहीं हो। पूछने पर वो अपना नाम ग्रूनर बताता है। कैप्टन ग्रूनर से पहले वाले वेदर ऑफिसर के बारे में पूछता है। वो कहता है कि वो कहाँ है, तुमने उसे कहीं देखा? हम उसे लेने आए हैं। उन्हें ग्रूनर बताता है कि वो पहले ही काफ़ी समय से कहीं चला गया, उसका कोई खबर नहीं है। ग्रूनर कहता है कि उसने काफ़ी समय से उन्हें नहीं देखा। अब टापू से जाते वक्त कैप्टन फ्रैंक को एक पिस्तौल देता है ताकि वो ज़रूरत पड़ने पर अपना बचाव कर सके। कैप्टन उसे कहता है कि तुम अपना ध्यान रखना, हम तुम्हें लेने आएंगे। फ्रैंक को अब अगले महीने तक यहाँ पर रहने वाला था ताकि वो यहाँ की डाटा कलेक्ट कर सके। इधर सामान टटोलते वक्त फ्रैंक को एक डायरी मिलती है जो कि पिछले साल वाले वेदर ऑफिसर की थी। उस पर अलग अलग जानवरों की चित्र बनाए हुए थे और उस पर अपना वाइफ की तस्वीर भी रखी हुई थी। डायरी पढ़ते पढ़ते फ्रैंक की आंख लग जाती है और पूरी रात सो जाती है। अगले सुबह वो वेदर डाटा कलेक्ट करने निकल पड़ता है। वो डाटा को एक डायरी में लिखते रहता है। अब हमें रात का सीन दिखाया जाता है जहाँ फ्रैंक बैठा हुआ कुछ सोच रहा होता है कि तभी उसके दरवाज़ा पर कुछ आवाज़ होती है। पहले तो उसे लगता है कि लाइट हाउस वाले ग्रूनर होगा, लेकिन वो दरवाज़ा की तरफ एक अजीब सा हाथ दिखता है जिससे वो काफ़ी डर जाता है। पर कैसा भी करके वो डरा हुआ अपना रात निकलता है। अगले सुबह बाहर आने पर उसे पैरों के निशान मिलते जो समंदर तक जाते हैं। वो लाइट हाउस तक जाकर ग्रूनर से रिक्वेस्ट करने लगता है कि मुझे भी अंदर लाइट हाउस में आने दो, मुझ पर कल किसी ने हमला किया है, प्लीज़ मेरी हेल्प करो। ग्रूनर कहता है कि तुम्हें बोट पर ही रहना चाहिए था और वो उसे लाइट हाउस में अंदर आने से मना कर देता है। इधर फ्रैंक वापस आकर अपने रहने के चारों ओर लकड़ियां लगा देता है और किलों से पत्तियां लगाकर घर की हर कमजोरियों को मरम्मत करते हैं। जितना हो सकता है वो जगह को और महफूज बनाना शुरू कर देता है। अंदर उसे एक राइफल भी मिल जाती है, इससे उसका हौसला और भी बढ़ जाता है। और रात को वो दिखता है कि वो क्रेचर पानी से निकलकर उसकी तरफ आ रहे हैं। उन्हें देख फ्रैंक डरने लगता है। अगले ही पल वो क्रेचर उस पर हमला कर देते। बचाव में डरकर फ्रैंक उन पर गोली चलाना शुरू कर देते। उनके चारों ओर रखे लकड़ियां में आग लगा देते। इसके बाद आग से डरकर वो क्रीचर भाग जाते हैं, मगर आग ज़्यादा बढ़ जाने से उसके दरवाजे पर आग लग जाते, इसलिए उसे घर से बाहर निकलना पड़ता है और वो बाहर आकर चट्टानों के पीछे छिप जाता है और वही छिपे रहकर रात गुजरता है। अगले सुबह जब फ्रैंक वहां जाकर देखता है तो उसे पता चलता है कि रात वाला घर आग से जलकर राख हो चुका है। अब वो ग्रूनर की पीछा करता है ताकि वो उसे मारकर लाइट हाउस में रह सके। पीछे करते करते वो एक जगह पहुंच जाता है जहां ग्रूनर पानी भर रहा होता है और वो पानी भरते हुए ही ग्रूनर को शूट करने वाला होता है। मगर ऐसा होने से पहले इन क्रेचर में से एक क्रेचर उस पर हमला कर देता है और वो गिर जाता है। अब फ्रैंक बचाव में उस क्रेचर को नीचे गिराकर उस पर बंदूक से शूट करने वाला होता है। तभी ग्रूनर उसे रोकता है कि इसे मत मारो, ये पालतू है, ये तुम्हें कोई खतरा नहीं पहुंचाएंगे, ये बाकी क्रेचर से अलग है। उनकी थोड़ी बातें होती है। अब फ्रैंक भी ग्रूनर के साथ लाइट हाउस में रहने लगता है। फ्रैंक कहता है कि तुम्हें इस जगह के बारे में पहले से पता था, तो तुम जो जहाज मुझे छोड़ने आया था उसमें क्यों नहीं गया? ग्रूनर कहता है कि अब मुझे यहाँ सुकून मिलने लगा है और मैं यही रहना चाहता हूँ। इधर रात को ग्रूनर फ्रैंक को जल्दी राइफल लेकर ऊपर आने को कहता है। वो लोग वहाँ से रहकर पहरा देने लगता है। वो देखते हैं कि वो क्रेचर्स पानी से बाहर आकर उन पर हमला करने के लिए बढ़ रहे होते हैं। ये देखकर फ्रैंक काफ़ी ज़्यादा डर जाता है और वो गोली नहीं चला पाता और वो वही बेहोश हो जाता है। अब ग्रूनर को अकेला ही पूरा रात भर उन क्रेचर से लड़ना पड़ता है। अगले सुबह ग्रूनर अब थोड़ा गुस्से में होता है। उसे ये फ्रैंक से उम्मीद नहीं थी कि वो इस तरह डर जाएगा।
अब अगले सुबह ग्रूनर फ्रैंक को जगाकर पानी भर के लाने को कहता है। फ्रैंक जब पानी भरकर वापस आकर देखता है तो ग्रूनर उस क्रेचर के साथ है। ये देखकर उसे बड़ा अजीब लगता है। फिर पानी लाने के बाद शाम को वो लोग खाना खा रहे होते। ग्रूनर फ्रैंक को कहता है कि आज तुम्हारे पास एक और मौका है। वो ये इसलिए कहता है क्योंकि कल फ्रैंक लड़ाई से पहले ही डरकर बेहोश हो गया था। रात होने पर अब ये दोनों फिर से पहरा दे रहे होते और कुछ ही देर बाद क्रेचर्स आने लगते। उनके आने पर ग्रूनर जानबूझकर अंदर का दरवाजा बंद कर देता है और फ्रैंक को अकेला बाहर लड़ने को छोड़ देता है। फ्रैंक दरवाजा खोलने के लिए चिल्लाता रहता है मगर ग्रूनर अंदर जाकर सो जाता है। अब अगले सुबह ग्रूनर दरवाजा खोल के देखने पर फ्रैंक थका हुआ बैठा मिलता है। अब फ्रैंक नरेट करता है कि वो और ग्रूनर एक साथ रहते हुए भी अलग अलग है। मुझे ये नहीं पता मैंने इस टापू पर आकर सही किया है या नहीं। मैं बस यहाँ अपना दिन गिन रहा हूँ। मुझे इंतजार है कब 12 महीने पूरे होंगे और मैं वापस जा सकूंगा। यह समय बहुत धीमा लगता है, मानो रुक गया हो। यहाँ का खालीपन मुझे सहन नहीं होता। अब अगले काफी हफ्तों तक उन पर कोई हमला नहीं होता। अब रात को पहरा देते हुए फ्रैंक कहता है कि शायद ये लोग हमसे डर गए हैं, इसलिए ये लोग हमला करने नहीं आए। ग्रूनर कहता है कि ये तुम्हारा भूल है, मैं उन्हें अच्छे से जानता हूँ। वो जरूरत अपना तादाद बढ़ा रहे हैं और अगले हमले की तैयारी कर रहे हैं। इधर फ्रैंक धीरे धीरे समय के साथ उस फीमेल क्रेचर को समझने लगते हैं। उस क्रेचर से उसका डर लगभग खत्म हो गया है। अब वो उसका नाम भी रख दिया होता है, एनेरेसिस। इधर कुछ हफ्तों से उन पर कोई हमला नहीं हो रहा था और वो रिलैक्स हो जाते हैं। ग्रूनर फ्रैंक को चेस खेलने के लिए बुलाते हैं और मजे में खेलने लगते हैं। खेलते वक्त फ्रैंक ग्रूनर को बताता है कि इन क्रेचर्स के खून में एंटी फ्रीज प्रोटीन मौजूद है, जिसकी वजह से ठंडे तापमान में ये बिना किसी दिक्कत के रह पाते हैं। और आंखों में ट्रांसपेरेंट मेम्ब्रेन है, जिसकी वजह से ये लोग पानी में साफ देख पाते हैं। हम इन्हें रिसर्च के लिए ले जा सकते हैं, इससे हमारा बहुत नाम होगा। वो इधर उधर की बातें कर ही रहे होते हैं कि अचानक उन पर हमला होता है और आज वो लाइट ऑन करना भी भूल जाते हैं। ग्रूनर और फ्रैंक जल्दी से ऊपर आकर उनसे लड़ने लगते हैं। आज ग्रूनर ने जैसा बताया था, क्रेचर्स की तादाद ज़्यादा होती है और लड़ते वक्त उनकी गोलियां खत्म होने के कारण उन्हें भागना पड़ता है। इसी बीच एक क्रेचर ग्रूनर के पैर को जख्मी कर देता है। फ्रैंक ग्रूनर को ऊपर खींचकर गेट बंद कर देता है। अब वो उन क्रेचर से गिरे होते हैं। फ्रैंक डरते हुए पूछता है कि हम क्या करें। जवाब में ग्रूनर गाना गाने लगता है और सुबह तक यही उम्मीद से बैठा रहता है कि क्रेचर शीशा तोड़कर अंदर ना आ जाए। और सुबह होते ही वो क्रेचर्स पानी में जाने लगता है। अब हम देखते हैं कि एनेरेस ग्रूनर के जख्म को चाटकर ठीक कर रहे होते हैं, क्योंकि उसके लार में ऐसा कुछ केमिकल होता है जो उस जख्म को ठीक कर देता है। इधर फ्रैंक टहलते हुए दूर एक समुद्री जहाज को देख लेता है। वो बहुत खुश हो जाता है और फ्लेयर गन लेने दौड़ चलता है, लेकिन ग्रूनर उसे रोक देता है क्योंकि वो नहीं चाहता था कि कोई इस टापू पर आए। उसे इस जगह से प्यार था और खुद को यहाँ का राजा मानता था। अब फ्रैंक जहाज को दूर जाता देख उदास हो जाता है। अब वो वही टापू पर घूमते हुए एनेरिस को दिखता है जो डरी हुई बैठी होती है। फ्रैंक उसे जाकर बात करता है और उसे लकड़ी से बनी एक छोटी बोट दिखाता है और बताता है कि ऐसे ही मैं यहाँ एक जहाज से आया था। इस पर एनेरिस उसे टापू की दूसरी ओर ले जाता है जहाँ एक बोट पलती हुई होती है। फ्रैंक बोट को देखकर बहुत खुश हो जाता है और वो आकर ये बात ग्रूनर को बताता है। जवाब में ग्रूनर कहता है कि मुझे ये बात पहले से पता था। इस पर फ्रैंक पूछता है कि तुमने मुझे क्यों नहीं बताया। तो ग्रूनर कहता है कि अगर तुम इस बोट को लेकर जाता तो या तो तुम भूख से मर जाते या ठंड से मर जाते। वो किसी काम के नहीं, इसे तुम ज़्यादा दूर नहीं जा सकते। इसके बाद वो बताता है कि ये बोट समुद्र लुटेरों की है, वो यहाँ से डायनामाइट स्मगल करते थे। फिर फ्रैंक कहता है कि तो क्यों ना हम उस डायनामाइट को खोजें, इससे हम बहुत सारे क्रेचर्स को एक साथ मार सकेंगे। इस पर ग्रूनर मना कर देता है क्योंकि समुद्र पर जाना बहुत रिस्की है, क्योंकि कभी भी इन पर हमला हो सकता है। एक दिन ग्रूनर फ्रैंक को एनेरिस के साथ नहाता देख चिढ़ जाता है। उसे ऐसा लगता है कि जैसे कोई इसका जगह ले रहा है, इसलिए अब वो फ्रैंक को कहता है कि मेरा मन बदल गया, हम डायनामाइट को खोजने चलेंगे, मगर पानी के अंदर डूबने तुम ही जाओगे। अब अगले दिन वो बोट लेकर वहाँ से जाते हैं जहाँ पोर्टुगीज शिप डूबा था। फ्रैंक कहता है कि अगर मैं 3 बार रस्सी हिलाऊं तो मुझे मदद चाहिए, तुम मुझे ऊपर खींच लेना। अब फ्रैंक अंदर जाकर बॉक्स ऊपर बेचने लगता है, मगर किसी चीज़ के टकराने से वो गिर जाता है और उठ नहीं पाता। फ्रैंक रस्सी को हिलाता है, मगर ग्रूनर देख के भी नज़रअंदाज कर देता है और उसे ऊपर नहीं खींचता। फिर फ्रैंक खुद को कोशिश करके ऊपर तैरकर आ जाता है। अब वो 2 लाइट हाउस आकर उस बॉक्स को चेक करते हैं। एक बॉक्स में उन्हें डायनामाइट मिल जाता है और वो दोनों काफ़ी खुश हो जाते हैं और बाहर आकर लाइट हाउस के चारों ओर डायनामाइट बिछा देते हैं। लेकिन अब वो 3 हफ्तों तक इन पर कोई हमला नहीं होता और वो बैठे हुए इस बारे में बात कर रहे होते। तभी एनेरिस वहाँ उनके लिए खाना लेकर आती है।
ग्रूनर अचानक उसको पीटने लगता है। वो कहता है कि जरूर इसने उन्हें बता दिया होगा कि हमने डायनामाइट लगा रखी है, आखिर है तो इन्हीं में से एक। इसके बाद ग्रूनर कहता है कि फ्रैंक, आज तुम दरवाज़ा खुला छोड़ देना, हम उन्हें लालच देंगे ताकि वो लोग हमला करें, हम उन्हें मजबूर करेंगे। अब ग्रूनर एनेरिस को ऊपर ले जाने लगता है, उसे आवाज़ लगाकर उन्हें बुलाने को कहता है। एनेरिस जोर जोर से रोने लगती है। अब वो आवाज़ सुनने के बाद थोड़ी देर में वहाँ बड़ी तादाद में क्रीचर्स आने लगते हैं। वो दरवाज़ा खुली होने के कारण अंदर आ जाते हैं। फ्रैंक उनसे लड़ता हुआ लाइट हाउस के ऊपर आ जाते हैं। इधर ग्रूनर पेडल दबाने का सही समय देखता है, लेकिन जब वो पेडल दबाते हैं तो डायनामाइट ब्लास्ट नहीं होते क्योंकि वायर्स कनेक्ट नहीं थे। अब ग्रूनर क्रीचर्स को पास आता देख पेडल छोड़कर लड़ने लगता है। दूसरी तरफ अब वो वायर्स को कनेक्ट करके पेडल दबाकर ब्लास्ट कर देते हैं और अब यहाँ बहुत बड़ा धमाका होता है और चारों तरफ धुआं हो जाता है, मानो कुछ दिखाई नहीं देता। अब सुबह तक वो दोनों बेहोश पड़े होते हैं। होश में आने पर फ्रैंक ग्रूनर को भी उठाता है और वो बाहर आकर डायनामाइट के ब्लास्ट से घायल क्रीचर्स को जान से मारते हैं। उन्हें पता चलता है कि कल रात के हमले की वजह से एनेरिस उन्हें छोड़कर चले गए। अब फ्रैंक समंदर के पास वही नाव रख के आता है जो उसने एनेरिस को दिखाई थी, कि इस उम्मीद में कि एनेरिस उसे देखकर उनके पास वापस आ जाए। अब लाइट हाउस आता है तो वो ग्रूनर को सोता दिखता है और उसके पास बैठ जाता है और वहाँ पड़े सामान से उन्हें वही तस्वीर मिलता है जो इस टापू पर आने के बाद पिछले वेदर ऑफिसर के डायरी में दिखी थी। और अब वो समझ जाता है कि ग्रूनर ही वही ऑफिसर है, मगर उसने अपनी पहचान छुपाई क्यों। इधर अगले दिन फ्रैंक वहाँ जाकर दिखता है तो उसे एनेरिस मिलते जो बाकी और क्रीचर्स को भी लेकर आई थी। फ्रैंक देखता है कि उनमें से कोई उस पर हमला नहीं कर रहा। उसको एहसास हो जाता है कि ये लोग सिर्फ शांति चाहते हैं, ये तो सिर्फ अपने बचाव में हमला करते हैं। इसी बीच ग्रूनर वहाँ हमला करने लगता है। फ्रैंक चिल्लाकर ग्रूनर को रुकने के लिए कहता है, मगर शायद ही उनकी आवाज़ वहाँ तक जाती। अब लाइट हाउस जाने पर ग्रूनर और फ्रैंक की इस बात पर बहस हो जाती है। फ्रैंक कहता है कि जब ये लोग शांति चाहते थे तुम इन पर हमला क्यों करते हो। ग्रूनर कहता है कि ये सब का कारण तुम्हारा रवैया है उनके प्रति। ग्रूनर ये सब कहकर पागलों की तरफ बिहेव करने लगता है और दुखी होकर बाहर खड़े उन क्रीचर्स के बीच चला जाता है और क्रीचर उसे नोच नोच कर मार देता है। अब हम कुछ महीनों के समय के बाद को देखते हैं। अब पूरा 1 साल होने को आया है। अब नया कैप्टन एक नया वेदर ऑफिसर को वहाँ छोड़ने आया होता है। वो लोग फ्रैंक को बुरी हालत में देखकर ग्रूनर समझकर पूछता है कि बताओ फ्रैंक कहाँ है, हम उसे लेने आए हैं। फ्रैंक चाहते हुए भी उन्हें कुछ नहीं बता पाता और वो खड़े होकर खिड़की से बाहर देखने लगता है। वो उनसे ग्रूनर बन के ही बात करता है। वो बाहर खड़े शिप्स को देखकर सोचने लगता है कि आज मैं समझ पा रहा हूँ कि क्यों ग्रूनर यहाँ से जाना नहीं चाहता था और क्यों उसने अपनी पहचान छिपाई। असल में यहाँ असीम शांति है जो बाहर की दुनिया में महसूस नहीं किया जा सकती। और इन्हीं कुछ लाइनों के साथ ये मूवी यहाँ पर ख़त्म हो जाती है।